तो क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्रों का हार्दिक स्वागत। हम प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे और कल मैंने आपको अच्छे ढंग से इसका जो बेसिक है वो समझा दिया था कि जो किसी परिमेय संख्या है उसका दसवां प्रसार दो प्रकार का होता है, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इस प्रश्नों को समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको पहले उस वीडियो को जरूर देखना है। अब यहाँ पे आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका पता लगाना है। तो कल हमने देखा था कि किसी भी परिमेय संख्या का हर है, यानी कि ये p है और ये q है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे p है वो एक तरह से क्या हो गया 13 और q है वो 3125 है। पहला सवाल का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब 3125 यानी q नीचे वाली जो संख्या है q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वहां पे अगर आपको ये रूप नजर आ रहा है 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, और यदि ऐसा रूप नजर नहीं आ रहा है तो कहेंगे अशांत है। बस सीधी सी बात है। तो यहाँ हम पहला प्रश्न करते हैं और जिससे बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। मैं लेता हूं पहला प्रश्न। फर्स्ट, सबसे पहले आपको जो भी संख्या दे रखी है उसको मान लो कि माना x है वो 13 बटा 3125 है। तो यहाँ मान लेता हूं कि माना x बराबर 13/3125। इसको मान लिया कि x बराबर है 13/3125। अब ये जो है इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब मैं समीकरण 1 की तुलना p बटा q से कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 की तुलना p बटा q, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे तुलना कर देंगे p बटा q से। p बटा q से करने पर समीकरण 1 की तुलना p बटा q से करने पर अर्थात हमारे पास यहाँ स्पष्ट रूप से आ गया कि जो p है वो तो क्या है 13 और जो q है वो क्या है 3125। तो हमारे p बराबर आ गया 13 और q बराबर आ गया क्या है 3125। तो हमने परिभाषा में क्या देखा था कि q के अभाज्य गुणनखंड करना है, और यदि आपको वो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आता है तो कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। तो यहाँ पे लिखेंगे q बराबर 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो यहाँ 3125 बराबर कितना आता है वो आपको देखना है। अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे ढंग से हमने पहली प्रश्नावली के अंदर देख लिया था। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ वापस। 3125 को आपको लेना है साइड में, यहाँ आप कार्य कर सकते हैं थोड़ा। 3125 के अंदर 5 का भाग जाएगा सीधा, कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10 और 5 5 25। वापस जाएगा 5 का, यहाँ चला जाएगा 5 का एक बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। सॉरी 125 जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 का भाग वापस जा रहा है, 125 के अंदर भाग चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 में 5 5 25। फिर 25 में 5 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा एक बार। यानी कि आपके 3125 के अभाज्य गुणनखंड आगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, वापस गुणा करके आप देख सकते हैं 3125 आना चाहिए। तो यहाँ मैं इसको घातांक के रूप में लिखूंगा तो किस ढंग से लिख सकता हूँ? देखिए, इसको लिख सकता हूं मैं 5 की घात 5। तो 5 की घात 5 आपको दिख रहा है, और यहां मैं और आगे लिख सकता हूं 5 की घात 5 इंटू
2 की घात 0, क्योंकि मुझे रूप कैसा बनाना है, 2 की घात n और 5 की घात m का रूप अगर नजर आता है कहीं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अब दोनों में से आपके कोई भी हर के रूप में अगर नजर आ रहा है, जैसे या तो 5 का फॉर्म कोई दिखेगा या 2 की घात वाला कोई दिखेगा, तो आप दूसरी संख्या जो नहीं है उसको 0 लगा के घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि घात के रूप में 0 लगा के आपको वहां पे लिखना है। जैसे 2 की घात 0 मैंने लिखा है, तो 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का गुणा यदि मैं 5 की घात 5 से करूंगा तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 की घात 5 ही आएगा। यानी कि जो संख्या अवेलेबल नहीं है उसको आपको क्या करना है, घात 0 लगा के लिखना है। यदि आपके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है उसके अंदर या तो आपको नजर आएगा 5 की घात वाला कोई, या फिर आपको 2 की घात वाला नजर आएगा। तो यदि 2 की घात वाला नजर आता है, जैसे 2 की घात 2 आपको नजर आ रहा है, तो आप लिखेंगे 5 की घात 0। और यदि 5 की घात कोई नजर आ रहा है, जैसे 5 की घात 3 या 5 की घात 4 या कुछ भी, तो आपको 2 की घात 0 गुणा में लगाना है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या अवेलेबल नहीं है उसको घात 0 चढ़ा के लिखना है, ताकि वहां पे हमारा रूप है वो स्पष्ट रूप से नजर आए, 2 की घात n और 5 की घात m का रूप। और जैसे कोई दूसरी संख्या आ गई, जैसे 5 की घात 5 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होती है, जैसे 7 की घात 2 या 8 की घात 3 या कुछ भी, तो वहां पे सीधा ही वो हो जाता अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि 5 और 2 में से कोई भी एक संख्या आपको नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब वहां पे दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यही आपको अच्छे ढंग से समझना है। एक दो सवाल करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस इतना सा आपको जवाब देना है कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती। तो मुझे ये 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है। 2 की घात n का मतलब देखिए 2 के ऊपर घात 0 है, यानी कि जो n है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। और यहाँ 5 की घात 5 है, इसका मतलब जो m है, 5 की घात m है वो कितना है, 5, तो m आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये लिखने का काम ही नहीं, आप तो सिर्फ रूप लिख सकते हैं कि 2 की घात m और 5 की घात m के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपके। चलिए तो सेकंड प्रश्न करते हैं 17/8। इसके अंदर आपके और क्लियर हो जाएगा जो भी कंफ्यूजन रहा है पहले सवाल के अंदर। तो सबसे पहला काम है मानना, कि माना x बराबर 17/8। ठीक है, और इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 की तुलना किससे करना है, P/Q से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना P/Q से करने पर P/Q से करेंगे तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि P तो है हमारे 17 और जो Q है वो क्या हो जाएगा, 8। अब मुझे अभाज्य गुणनखंड किसे करना है, Q के, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि Q बराबर 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अब 8 के अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी 8 बराबर लिख देंगे। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड इजीली आप देख सकते हैं, देखिए 2 का भाग जा रहा है 8 के अंदर कितनी बार चला जाएगा, 2 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 2 में 1 बार। इसका मतलब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब घात के रूप में लिखना है तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 3। अब मैंने पहले सवाल के अंदर स्पष्ट रूप से आपको बताया कि यदि आपको 2 की घात नजर आ रही है या फिर 5 की घात नजर आ रही है अभाज्य गुणनखंड के अंदर, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी जो संख्या नहीं है उसको मैं 0 लगा के लिख सकता हूँ, यानी घात के रूप में उसको
लिख सकते हैं। देखिए जैसे 2 की घात 3 नजर आ रहा है मुझे, तो मैं जो 5 की घात 0 लगा के गुणा में लिख दूंगा, ताकि मेरे 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आ जाए। तो यहाँ लिख देंगे हम कि अतः q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, इसलिए इसलिए 17/8 लिख सकते हैं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, शांत होगा। यदि आपको इस रूप में नजर नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड का, चलिए एक प्रश्न और करते हैं जिससे बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे तीसरा प्रश्न है कि ये है 64/455 यानी कि 64/455। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ तीसरा प्रश्न 64/455। ठीक है, अब 64/455 है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना x बराबर 64/455, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किसे करना है? p/q से। तो समीकरण 1 की तुलना p/q से करने पर, जैसे आप p/q से तुलना करेंगे तो आपके यहाँ p और q का मान है वो निर्धारित हो जाएगा। p है वो ऊपर वाली संख्या है यानी कि 64, और जो q है वो आ जाएगा 455। अब q के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ लिख दूंगा कि q बराबर 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए तो 455 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 455 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ मैं साइड में थोड़ा रफ कार्य करके बता देता हूँ आपको। 400, आप भी रफ कॉपी में काम कर सकते हैं। ये 455 में भाग जाएगा सबसे पहले 5 का, तो 5 9 45, 9 बार चला जाएगा और 5 एकम 5, 91। अब 91 में 7 का ही भाग जाएगा, 13 7 91 होता है, और 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ रहे हैं मेरे पास 5 × 7 × 13। तो इसको घात के रूप में यदि लिखना चाहे तो वो का वो आएगा, घात एक ही रखना पड़ेगा, सब एक एक ही सिंगल सिंगल संख्या है। 5 की घात एक ही आएगा, 7 की घात एक ही आएगा, 13 की घात एक ही आएगा। यानी यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप है वो नजर मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरी संख्या जैसे आपको दिख गई यानी दशमलव प्रसार है वो अशांत आपको लिखना है बस, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 होता जैसे, तो मैं 2 की घात 0 लगा के इसको 2 की घात n और 5 की घात m का रूप बना सकता था, परंतु आपको शामिल मिल रहे 7 और 13 और एक्स्ट्रा, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड के अंदर 7 और 13 एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार है वो क्या आ जाएगा? अशांत आवर्ती। यानी कि तो यहाँ आपको लिखना है कि चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड, चूंकि अब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या आपने 64/455 लिख सकते हैं। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। तो दोनों टाइप के आपके सवाल हो गए, शांत और अशांत आवर्ती। तो यदि 2 की घात n और 5 की घात m का रूप नजर आता है तो शांत दशमलव प्रसार,
और यदि ऐसा रूप नजर नहीं आता है तो अशांत आवर्ती। तो जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से आपको सीधा ही नजर आ रहा है कि दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये छठे सवाल के अंदर 23/2 की घात 3 और 5 की घात m का रूप नजर आ रहा है, यानी आपको 2 की घात n और 5 की घात m, ये रूप तो सीधा ही आपको नजर आ रहा है यहाँ। तो ऐसा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। और ये जो सवाल है घात के रूप में, देखिए 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, तो ये जो 2 है और 5 है तो ठीक है, परंतु ये जो 7 की घात 5 है वो आपके एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा? अशांत। तो कोई एक्स्ट्रा संख्या नजर आती है यानी 2 और 5 के अतिरिक्त हर में, तो वो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। तो इन सभी संख्याओं के आपके हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करना है और देखना है कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ रही है तब तो अशांत हो जाएगा, और नहीं आ रही है 2 और 5 ही नजर आ रहा है, इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपके हो रहा है या नहीं हो रहा है।